यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ जो ना बॉडी टेम्परेचर चाहिए, देखिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या कहलाता है, स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक, अब ये जो है पेयर फॉर्म में है, आप बीच में देख रहे होंगे, इस लाइनिंग को बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। ये स्ट्रक्चर जो स्किन को रिप्रेजेंट कर, अगर मेल प्यूबर्टी स्टेज में आ गया है तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। गुड मॉर्निंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, ये सब सारे चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ह्यूमन के बारे में हम लोग कुछ बातें को जान लेते हैं। ह्यूमन जो है वो है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब उनमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे। मीन्स बोथ सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म हो गया, टेनिया सोलियम हो गया, टेनिया सेग्नाटा हो गया। बट इनमें क्या होता है, ह्यूमन में वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट है बच्चा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और न ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट ह्यूमन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है स्पेशल ऑर्गन में, और गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज भी करते हैं। तब जाकर के क्या होता है, रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनली होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। बट ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट, ह्यूमन जो है वो विविपेरस है। विविपेरस का मतलब वो बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि वो एग लेंगे, एग ले करते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देने का काम करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, विविपेरस। और एक लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो फ्रॉग जब वो अंडे देते हैं तो अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो फ्रॉग से सिमिलर नहीं होता है, वो किसके जैसा होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स एडल्ट बॉडी और उनका जो स्टार्टिंग स्टेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उस स्टेज को हम लोग लार्वा बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। बट ह्यूमन में ऐसा कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे वो बचपन में दिखते हैं, बुतरू जैसा दिखता है, वैसा ही एडल्ट स्टेज में भी दिखते हैं। मीन्स हम लोग में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। तो कुछ बातों का आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। देखिए, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का बनना जरूरी है। और गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे, क्या कोई पार्ट में बन जाएगा या उसके लिए स्पेशल ऑर्गन है? तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के द्वारा परफॉर्म होता है। वो एक मतलब स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो मेनली उनका काम ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग सेक्स ऑर्गन बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ऑर्गन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेक्स ऑर्गन। और हम लोग सेक्स ऑर्गन को भी कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या है बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग इसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ह्यूमन में, या फिर जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये होगा। मतलब ये होना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि ये वो ऑर्गन है जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन गैमेट फॉर्मेशन वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो वही ऑर्गन जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में मेल अलग है और फीमेल क्या है? अलग है। तो इनमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो अगर हम लोग मेल की बात करते हैं तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, और ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अगर हम लोग ओवम की बात करते हैं, ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर होता है, और वो क्या कहलाता है? ओवरी। मीन्स मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे बच्चे वो टेस्टिस कहलाएंगे, और वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ को, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या बनता है? ओवा, ओवम या फिर ऊटिड्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis। और ये जो है बच्चा किसके अंदर होगा? ओवरी के अंदर। तो ये हमारा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसका एग्जांपल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरी हो गया। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम की अगर बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम oogenesis। कहाँ पे होगा? फीमेल बॉडी के अंदर। कौन से ऑर्गन में होगा? ओवरी के अंदर। तो ये हमारा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? वैसा ऑर्गन जो गैमेट्स को बना रहा था वो प्राइमरी कहलाया, उस गैमेट्स के लिए जो रास्ता प्रोवाइड करेगा या फिर रिप्रोडक्शन में और भी जो प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करेगा, ये गैमेट्स नहीं बनाएगा। ये चीज याद रखना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हाँ, वो गैमेट्स को मिलने में मदद करते हैं, बाकी और जो काम है वो परफॉर्म करेंगे, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। विच प्रोवाइड पैसेज फॉर द यूनियन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम लोग मेल की बात करते हैं, इपिडिडाइमिस, टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर जहां पे स्पर्म का क्या होता है? मैचुरेशन। वास डिफेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, पेनिस, ये सब सारे क्या है बच्चे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या हो जाएगा? विजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, ये सारे क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इनका रोल है। ठीक है, गैमेट्स बनना जरूरी है, गैमेट्स के बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बट ये भी नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो इसमें मेन जो है ना वो गैमेट्स है, गेम चेंजर बोल सकते हो। नेक्स्ट, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम लोग देख लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा पैसेज प्रोवाइड करने के अलावा भी क्या होते हैं? पैसेज प्रोवाइड करने के अलावा भी कुछ काम होते हैं। क्या काम होते हैं भाई? जैसे उसका डेवलपमेंट करना बच्चे का, ठीक है ना। स्पर्म तो जाएगा, नो डाउट, स्पर्म ही गैमेट्स है, बट क्या स्पर्म हवा में उड़ के जाएगा? उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए। वो जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड का सिक्रेशन कौन करेगा? ना वो प्राइमरी करता है ना सेकेंडरी करता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो साथ में उसका साथ देते हैं, साथ मिल करके रिप्रोडक्शन को क्या चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम मेल की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हो ये जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। तो मेल की बात करते हैं तो मेल में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है वो है बच्चा सेमाइनल वेसिकल्स, जो कि क्या सिक्रेट करता है? सेमाइनल प्लाज्मा, और उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। बल्बोएथरल ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम करता है और पीएच को मेंटेन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सिक्रेट करता है। फीमेल की बात करेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड। ये सारे जो हैं बाबू ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें एक चीज और है, ब्रेस्ट। अगर हम लोग ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। ऐसे मेमोरी ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट फीमेल ये क्या है? फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? डिनोट करता है। ब्रेस्ट का काम क्या होता है? लैक्टेशन, बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग। क्या रिप्रोडक्शन? बच्चे पैदा करके छोड़ देना ही है काफी? रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा कर दिए, मेरा काम हो गया, इतना थोड़ी है। उसका प्रॉपर केयर भी होना चाहिए। और वो केयर कैसे होगा? ये मजे की बात ये है ना कि आप किसी के घर पैदा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका पहला फूड क्या होता है? मिल्क होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो बहुत बड़े घर में तो पहला ऑर्डर कुछ और चीज करेगा।
किसी और चीज को वो क्या करेगा, कहेगा कि नहीं हम फर्स्ट फूड जो है मिल्क नहीं लेंगे, हम कुछ स्पेशल चीज को ऑर्डर करेंगे। फर्स्ट फूड जो होता है किसी भी बच्चे का वो क्या होता है बच्चा, मिल्क ही होता है, और उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ता है और उसके लिए ब्रेस्ट का होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन का काम करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चा पैदा हो गया यही तक नहीं है, इसके बाद का ही प्रोसेस है लैक्टेशन, वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये हम लोग देखे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या देखे बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो है देखो, हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कहां पे होता है? देखिए जब हम लोग यूट्रस के अंदर होते हैं, IUL इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मेल हो या फीमेल, 9 मंथ का ये पीरियड होता है, ठीक है ना। तो इस दौरान हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन या फिर बोल सकते हो सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें से टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां पे होता है? अगर आप एडल्ट स्टेज में देखोगे, बर्थ के बाद देखोगे बच्चे को, तो उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है किसमें, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। बट फीमेल में ऐसा कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ओवरी जो है फीमेल बॉडी के अंदर है, बट जो टेस्टिस है वो मेल बॉडी से बाहर है, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। बट इनका ओरिजिन, इनका डेवलपमेंट कहां पे हुआ है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जो IUL होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, तो एक साइड हम एक मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं और दूसरे साइड फीमेल चाइल्ड। ये जो है बेबी बम्प है, ठीक है ना, और इसके अंदर यूट्रस है। अब तुम इस बच्चे को देखो, ये बच्चा जो है, यहां पर ध्यान से देखोगे, ये दोनों में अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है कि जो बेबी का जो टेस्टिस है, उस बेबी के, उस बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हुआ था। उसका फॉर्मेशन कहां पे हुआ था, उसका डेवलपमेंट कहां पे हुआ था, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में, यानी बेबी के एब्डोमिनल कैविटी में, मदर के एब्डोमिनल कैविटी में नहीं, बेबी का, वो बच्चा का जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, वहीं पर क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। कब? जब वो IUL में रहता है तब, यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में रहेगा तब। बट जन्म से पहले, मतलब 6 मंथ 7 मंथ जब होता है, एंडिंग ऑफ 7 मंथ 6 मंथ, तो क्या होता है, टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड हो जाता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। मींस टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, बट वो क्या हो गया, जन्म के बाद, जन्म के समय वो क्या होता है, वो डिसेंड हो जाता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस नहीं रहेगा, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू स्क्रोटम। तो सर क्या जरूरी है सारे बच्चे में ऐसा होगा? नहीं, कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, ये टेस्टिस डिसेंड नहीं होगा। ऐसे टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चा? अनडिसेंडेंट टेस्टिस। और ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म। तो फिर सर्जरी के द्वारा इसको डिसेंड किया जाता है और इसको बोलते हैं ऑर्चियोपेक्सी। तो ये सब सारा प्रोसेस है। आपको क्या याद रखना है, टेस्टिस का डेवलपमेंट जो हुआ है बच्चा, वो एब्डोमिनल कैविटी में हुआ है, बट वो बाद में क्या गया है, डिसेंड हो गया है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। क्यों हुआ है वो आगे का टॉपिक है। हम लोग फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में देखो, ये जो ओवरी का डेवलपमेंट हुआ है, वो जब वो मदर के यूट्रस में थी, उस दौरान उसके मतलब उस बच्ची की एब्डोमिनल कैविटी में ओवरी डेवलप हुआ था। बट वो जन्म के दौरान वो ओवरी नीचे की ओर नहीं आया, वो परमानेंटली कहां पर रह गया, एब्डोमिनल कैविटी में। तो दोनों का डेवलपमेंट एक जगह हो रहा है, लेकिन एक डेवलपमेंट के बाद दूसरे प्लेस पे चला जा रहा है और एक जो है वहीं पे परमानेंटली रह जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा हम लोग आगे देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और मेल में वो डिसेंड हो जाता है, बट फीमेल में वो परमानेंटली उसी प्लेस पे रह जाते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिक फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के कुछ फेज होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स? इसमें सबसे मेन इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन। हम बोले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मींस इसमें गैमिट्स का बनना जरूरी है और बनने के बाद दोनों गैमिट्स को मिलना जरूरी है, यानी फर्टिलाइजेशन जरूरी है। तो याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन बहुत ही, आप भी बोल सकते हो, मेन इवेंट है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब गैमिट्स बनेगा तब, और गैमिट्स बनने के बाद जब गैमिट्स क्लोज आएंगे तब। मींस फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन सा? जो फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स होगा, जैसे कि गैमिट्स का बनना, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट्स का फ्यूज, गैमिट्स को नजदीक आना, गैमिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ये दोनों गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर, ये दोनों जो है फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, मींस इसमें गैमिट्स बनेंगे और गैमिट्स ट्रांसफर होंगे। जब गैमिट ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों नजदीक आएंगे, गैमिट्स और फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट को परफॉर्म किया जाएगा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने के बाद आगे का डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, जिसको हम लोग किसके अंदर रखे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। मींस फर्टिलाइजेशन जो होता है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। पहला कौन है बच्चा? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा कौन है? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। हम जैसा कि बोले गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ये फर्टिलाइजेशन से तो पहले होगा ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन का हिस्सा हो गया। तो ये क्या कहलाता है? गैमिटोजेनेसिस। जब गैमिट्स बन जाएंगे तो ह्यूमन में गैमिट्स कहाँ बना था? एक तो टेस्टिस के अंदर बना था मेल में, और फीमेल में कहाँ बना था? देखा जाए तो ओवरी के अंदर। और ये दोनों गैमिट्स को फ्यूज करना है और दोनों अलग अलग काफी दूरी पे हैं। तो मेल क्या करते हैं? अपने गैमिट्स को फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं। तो मेल बॉडी से स्पर्म बाहर आएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे इजाकुलेशन। और बाहर आने के बाद वो जब फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो वो इंसेमिनेशन कहलाता है। रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, या फिर रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। स्पर्म का रिलीज कहाँ? बॉडी के आउटसाइड, मेल बॉडी के आउटसाइड, इसको बोलते हैं इजाकुलेशन। बट इजाकुलेशन के बाद क्या वो जो रिलीज हुआ है वो कहाँ पे रिलीज हुआ है? क्या वो बॉडी के बाहर ऐसे ही कहीं पे हो गया है, या फिर फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है? अगर फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है तो वो इंसेमिनेशन कहलाएगा। तो आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये गैमिट ट्रांसफर का हिस्सा है। मींस ये दोनों इवेंट जो है वो किसके अंदर आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं। तो जब प्री फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इंसेमिनेशन हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है बच्चा? फर्टिलाइजेशन। गैमिट फीमेल बॉडी के अंदर चले गए, स्पर्म ने एक पाथ को ट्रेवल किया और फाइनली वो अपने गोल तक पहुंचा। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, काम खत्म? इतना तक ही था रिप्रोडक्शन, या आगे का ही प्रोसेस होगा? बिल्कुल आगे का प्रोसेस होगा। और आगे का जो प्रोसेस होगा वो किसके श्रेणी में आएगा, किसके अंतर्गत आएगा? वो बाबू आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन होता है, और बहुत सारे स्टेज आते हैं, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। वो जो स्ट्रक्चर है जिससे आगे जाकर जो फ्यूचर में आगे जाकर के बच्चे का फॉर्मेशन करने वाला है, इन्फेंट को डेवलप करेगा, चाइल्ड को डेवलप करेगा, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। और माँ जो है वो सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो वो यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस का जो इनर वॉल है, इंडोमेट्रियम, उसके अंदर वो कंप्लीटली बरीड हो जाता है, पूरी तरीके से धस जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मींस फर्टिलाइजेशन होने के बाद 6 से 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा बच्चा? इम्प्लांटेशन, कंप्लीटली बरीड ऑफ ब्लास्टूला। उस स्टेज को क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला। वो क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। ब्लास्टूला के बाद जो स्टेज आता है बच्चा वो है गैस्ट्रूला। ये सब सारे स्टेज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपके लिए नया होगा, बट ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके लिए कोई भी चीज नया नहीं होगा। तो ब्लास्टूला के बाद जो स्टेज आता है गैस्ट्रूला, तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में हुआ? ब्लास्टूला में। अब उसके बाद जो गैस्ट्रूला है वो क्या करता है? अपने प्रॉपर जगह पे चला जाता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करके, और 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा ह्यूमन में। वाई? वी ऑल आर, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वी ऑल आर मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं।
अदर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे। वी ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोग में कितना जर्म लेयर है? 3 जर्म लेयर। सबसे आउटर मोस्ट जर्म लेयर को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। इनर को क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। और दोनों के बीच में जो जर्म लेयर आते हैं उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो ये जो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है वो इसी स्टेज में होता है गैस्ट्रुला में। और आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी सेल जो है यही 3 जर्म लेयर से बना हुआ है। या तो वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होगा, या तो मीजोडर्मल, या फिर इंडोडर्मल ऑरिजिन का होगा। तो ये जो इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में होता है? गैस्ट्रुला में। देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रुला, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब गैस्ट्रुला हो गया। अब ये बच्चा चाहता है कि मम्मी से कंप्लीटली क्या हो जाए? अटैच हो जाए, आसानी से नहीं निकले, जब तक रहना है अच्छे से रहें। तो मदर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्लेसेंटा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो बोले हैं कि प्लेसेंटा जो है 3 मंथ में बनता है और ऑर्गन जो होता है, पहला ऑर्गन जो है हार्ट बन जाता है फर्स्ट मंथ में। तो आपको तो ऑर्गेनोजेनेसिस को पहले लिखना चाहिए था और प्लेसेंटेशन को बाद में लिखना चाहिए था। बाबू यहाँ प्लेसेंटा का मतलब ये बोला जा रहा है कि कनेक्शन हो रहा है। प्लेसेंटा नो डाउट 3 मंथ में ही बनते हैं, बट उससे पहले कोरियोनिक झिल्ली बने रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इंडोमेट्रियम से क्या होता है? धसा रहता है और न्यूट्रिशन को लेता है। बस इसी को मेंशन कर दिया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है मदर और फीटस के बीच में, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस तो हमारा कंप्लीट कब होता है? 5th मंथ 6th मंथ में पूरी तरीके से सब ऑर्गन बन करके तैयार होगा और बाकी का जो समय बचा हुआ है उसमें ऑर्गन का क्या होगा? मैचुरेशन होगा। तो यहाँ याद ये रखना है कि पहले प्लेसेंटेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा मदर के साथ, कोरोनिक झिल्ली भी कहला सकता है, वो आगे जाकर वही प्लेसेंटा कहलाएगा। एक स्पेसिफिक पार्ट से कोरोनिक झिल्ली जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। और जब प्लेसेंटा बन जाएगा उसके बाद धीरे 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 एक एक करके ऑर्गन बनते जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। याद रखिएगा जब भी जेनेसिस वर्ड आए मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन का फॉर्मेशन, oogenesis ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मतलब जेनेसिस लगा मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है बाबू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन बनकर के तैयार हो गया, ऑर्गन बनेंगे, मैच्योर होंगे, एक दिन बच्चे मम्मी से बोलेगा या बोलेंगी जो भी है, यहाँ जेंडर की मतलब जेंडर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि मम्मी यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, ये जगह जो है छोटा पड़ रहा है, अब हमको यहाँ से बाहर जाना है। मीन्स बेबी रेडी फॉर डिलीवरी, बच्चा जो है तैयार हो गया है बाहर की दुनिया भौतिक संसार को भोगने के लिए। ये क्या है बच्चा? पार्चुरेशन। तो जो डिलीवरी ऑफ बेबी होता है ये क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। अब बच्चे को जन्म दे दिए, काम खत्म नहीं, उसका केयर करना है, याद रखना है। अब केयर करना है कैसे? क्या उसको तुरंत खिलौना लाना है या फिर अच्छा अच्छा फूड प्रोवाइड करना है? नहीं, उसका केयर बहुत तरीके से किया जाता है। पहला तो है पेट भरना उसका। अब पेट भरने के लिए अभी भी उसका ऑर्गन डेवलप है नहीं, तो उसका जो फर्स्ट फूड होगा वो मिल्क होगा। और वो मिल्क जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो ब्रेस्ट के द्वारा करवाया जाता है और फाइनली ये जो है लैक्टेशन के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्चुरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, उसके बाद का भी जो नियम है या फिर उसका जो केयर करना है वो आता है रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है, वो लैक्टेशन के अंदर आएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन से फेज हैं। तो सबसे पहला फेज बताओ, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, प्लेसेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, पार्चुरेशन एंड फाइनली लैक्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फेज हो गया किसका बच्चा? रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। याद रखना ये जो सारा जो चैप्टर है वो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएगा और पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय देना होगा, बाकी इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो सब लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब यहाँ याद रखना इन मैन, इन ह्यूमन, ह्यूमन
यानी मैन की यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो पेयर ऑफ क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है स्क्रोटम में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये भी आता होगा कि सर मेल और फीमेल दोनों में टेस्टिस और ओवरी रिस्पेक्टिवली जो बने थे वो एब्डोमिनल कैविटी में बने थे, बट मेल में वो क्या हो गया, डिसेंड हो गया और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आया, और फीमेल में वहीं रह गया। सर दोनों का काम सेम है सर, तो दोनों को प्रोटेक्शन भी इक्वली मिलना चाहिए था। अगर वो बॉडी से बाहर है तो उसमें इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू ओवरी। ओवरी में इंजरी का चांस कम है, टेस्टिस में इंजरी का चांस ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसको तो बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए था। देखो कोई ऑर्गन बना है, तुम इस बारे में सोच रहे हो कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहिए यही तो नहीं ना है, उसका फंक्शन भी तो परफॉर्म होना चाहिए। वो बना क्यों था? ताकि उसका जो काम है वो पूरा हो सके। अगर टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी में रहा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उसको एब्डोमिनल कैविटी में। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए वो क्या हुआ, एब्डोमिनल कैविटी को स्केप किया, उसको छोड़ा और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो इसका मेन कारण देखो, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही किए जा रहे हैं। अरे उससे काम भी लेना है, उसका फंक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो प्रोटेक्शन के चक्कर में तुम्हारा ध्यान कहीं और, इसको प्रोटेक्ट करना है और फंक्शन परफॉर्म हुआ ही नहीं। इसीलिए ये प्रॉपर फंक्शन करे, इसीलिए उसने अपने आप को डिसेंड किया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। और ओवरी में जो oogenesis के लिए टेम्परेचर चाहिए था वो सुटेबल टेम्परेचर उसको मिल रहा है वहां पर, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फंक्शन हैम्पर ना हो, इसीलिए वो क्या कर गया, डिसेंड कर गया। कहां पर बच्चा? स्क्रोटम में। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ जो कितना बॉडी टेम्परेचर चाहिए, देखिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36 पॉइंट समथिंग होता है, ओवरऑल 37 मान लो, लेकिन कोर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। इसीलिए बॉडी कोर टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। किस लिए? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। इसीलिए टेस्टिस क्या हो गया, डिसेंड हो गया। अब यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, उसमें कुछ मसल्स हैं, वो मसल्स को हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस नाम जान लीजिए, स्पर्मेटिक फैसिया और डायटोस मसल, जो क्या है, स्क्रोटम को लाइन किए हुए हैं। स्क्रोटम को अच्छे से कवर नहीं बोल सकते हैं, अंदर में वो लाइन है। स्क्रोटम का जो वॉल है उसके ऊपर दो मसल है, कौन कौन है बच्चे, जल्दी से बता दो। लिखा हुआ है स्पर्मेटिक फेसिया एंड डायटोस मसल। अब इस टेम्परेचर की वजह से ही वो भागा है, मतलब जहां पे आया उसको टेम्परेचर अच्छे से मिलना चाहिए, तो टेम्परेचर का रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना। तो बढ़े और घटे नहीं, इसके लिए हमारा जो टेस्टिस है वो क्या करता है, इसको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और इसके लिए स्क्रोटम जो है प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और इसके लिए स्क्रोटम के अंदर दो स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं। एक मसल का नाम है डायटोस मसल और दूसरा जो है क्रीमेस्टर मसल। ये डायटोस मसल और क्रीमेस्टर मसल मिल करके टेस्टिस में टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और टेस्टिस को प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से कर सके। एक स्ट्रक्चर है, ये स्क्रोटम का है विथ टेस्टिस। तो आप देखेंगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम। अब ये जो है पेयर फॉर्म में है, आप बीच में देख रहे होंगे एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग को बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। ये स्ट्रक्चर जो स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मेल प्यूबर्टी स्टेज में आ गया है, एडल्ट स्टेज में आ गया है, तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर। तो टेस्टिस जो होता है वो उस पर क्या होते हैं, स्क्रोटम जो होते हैं उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा, प्यूबिक हेयर। और इसके अंदर ही आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये टेस्टिस है। चलिए ये वाला स्ट्रक्चर देख लो नेक्स्ट। ये जो रीजन है, देखो बॉडी को दो भाग में बांटा गया मेनली, हेड और बाकी का जो पोर्शन है वो है ट्रंक। और ट्रंक को
हम लोग फिर से अगेन बांटे हैं, कौन कौन सा? थैरोसिक कैविटी, ये वाला पोर्शन जो होता है थैरोसिक कैविटी होता है, उसके नीचे एब्डोमिनल, और उसके नीचे जो होते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जो कैविटी प्रेजेंट होंगे या फिर रीजन, या फिर उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे थैरोसिक रीजन होगा, यहाँ पर क्या होगा? एब्डोमिनल रीजन, और ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? पेल्विक रीजन। देखिए यहाँ पे बनाए हुए पेल्विक रीजन। तो जो स्क्रोटम प्रेजेंट है, जो सेक्स ऑर्गन, या वो मेल का सेक्स ऑर्गन हो या फिर फीमेल का सेक्स ऑर्गन, वो किस एरिया में लोकेटेड है? किस रीजन में? पेल्विक रीजन में। और इसी एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम। तो देखो टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ था एब्डोमिनल कैविटी में, बट कहाँ पे है अभी? वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी पेल्विक रीजन में। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, अब आप लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में था और ये नीचे की ओर आया है, कोई ना कोई तो पैसेज होगा, कोई ना कोई तो कैनाल होगा, कोई ना कोई तो एक रूट होगा जिसके थ्रू टेस्टिस नीचे की ओर आया है। तो बाबू एक कनेक्शन होता है, कैनाल होता है एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में, जिसको हम लोग यूग्नल कैनाल बोलते हैं। और इसी की वजह से मेल में एक बीमारी होता है जिसका नाम है यूग्नल हर्निया। ये फीमेल में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई कैनाल नहीं होता है। अब ये क्यों होता है? सपोज दैट कोई पर्सन खाना खाने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, उससे भी हो सकता है। कभी कभी एब्डोमिनल वॉल वीक होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा आप ओवर वेट को उठा रहे हो विदाउट एब्डोमिनल वेट, तो इस कंडीशन में जो आपका इंटेस्टाइन है वो अपने स्पेस को, वो अपने जगह को छोड़ देगा और वो नीचे की ओर आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ये यूग्नल हर्निया हो सकता है। फाइनली इसका क्या काम होता है? फिर सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो फाइनली हम लोगों ने ये देखा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटम सैक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।